Okay, good morning everyone. I've started the recording. Start करते हैं बच्चों. Today we are going to start with a new chapter, that is center of mass and collision. I think आप लोगों का मेजर टेस्ट की डेट शिफ्ट हो गई है, तो मोस्टली शायद पूरा कोर्स ही आएगा आगे. कौन करेगा बच्चों डिस्कस? रेज हैंड कर लो, माइक ऑन कर लो. निश्चित आपन करते हैं. चलो बच्चे. निश्चिता माइक ऑन करना बच्चे. करें बच्चे स्टार्ट. सर तो फिर वर्क पावर एनर्जी का एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4 और एक्सरसाइज 5 का डाउट्स कभी लेंगे? बाद में लूंगा, बताऊंगा मैं आपको. निश्चिता प्लीज रिप्लाई. यस सर. तो फर्स्ट हेडिंग इज बच्चे सेंटर ऑफ मास. यस सर. अभी तक क्या था, हम ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करते थे, क्योंकि जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड होते हैं. ओके. यस सर. बट रियल लाइफ में तो कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो न्यूटन लॉज फेल हो गए, क्योंकि रियल लाइफ में तो अप्लाई नहीं हो पा रहे. ऐसा नहीं है. तो हम क्या करते हैं, जितने भी बड़े ऑब्जेक्ट हैं या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए क्या करेंगे, एक पॉइंट निकाल लेंगे जहां पे पूरा का पूरा मास रख सकते हैं. उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास. तो सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट where whole mass of system can be placed and it will behave same as system to external forces. तो ये ऐसा करके कोई रिजिड ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है. तो अगर मान लो मैंने ये COM की लोकेशन निकाल ली, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकता हूँ COM पे जिसका मास m हो, और वो सेम बिहेव करेगा. तो सेंटर ऑफ मास क्या है, लोकेशन है जहां पे हम सेम मास रख दें पॉइंट ऑब्जेक्ट का, and that point object of same mass will behave as system only. समझा क्या? यस सर. तो रिजिड बॉडी है, जैसे कि मैंने लिया एक रेक्टेंगल, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है, उसके सेंटर पे. तो इसका मास अगर m था रेक्टेंगल का, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मास m अगर सेंटर पे रख दो तो वो सेम बिहेव करेगा. ये पॉइंट मास और ये रेक्टेंगल एग्जैक्ट सेम बिहेव करेगा अगर ये पॉइंट मास मैंने COM पे रखा है. तो समझा? यस सर. ओके. मल्टीपल पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं. अगर मल्टीपल पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं M1, M2, M3 एंड M4, तो बीच में कहीं पे यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ मास की लोकेशन आई, तो वहां पे M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 का टोटल मास का एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दें COM पे, एंड इट विल बिहेव सेम एज सिस्टम. समझा? यस सर. ओके. तो ये होता है. चलो ये 2 पॉइंट नोट डाउन करो पहले, एंड रेज हैंड कर लेना बच्चों जो भी कॉपी कर रहे हैं. सर एक डाउट है सर. बोलो. सर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आपने बोला था सर पॉइंट ऑब्जेक्ट पे ही काम करेगा सर, उसका क्या रीजन है सर? क्योंकि बड़े ऑब्जेक्ट पे फोर्स कहाँ लगाओगे, क्या कैसे लगाओगे वो पता नहीं है ना. ओके सर, आप ओके सर, समझा सर.
सर तो लाइक हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि सारा मास उसमें कॉन्सेंट्रेटेड है। राइट और वहां पे अज्यूम करके हम उसको सॉल्व करेंगे तो वील गेट द सेम रिजल्ट। ओके। साई आपका वेट हो रहा है, साई यशवंत एंड अमर्त्य। मोक्ष अमर्त्य आपका ही वेट हो रहा है। ओके दिशिता माइक ऑन करना। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे आएगा। Yes, sir. अब अगर आप इसको एक्स एक्सिस लेते हो तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट b/2 हो जाएगा, इसको y लेते हो तो उसका y कोऑर्डिनेट l/2 हो जाएगा। बट Yes, sir. अगर आपने x को ये ले लिया
तो x कोऑर्डिनेट l/2 हो जाएगा, और z को ये ले लिया तो ये b/2। तो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग अलग दिया है, बट उसकी लोकेशन अपनी जगह पर ही रहेगी। समझ में आई बात? Yes, sir. अकॉर्डिंग टू रेड कोऑर्डिनेट्स जो होंगे b/2, l/2, रेड में x ये है, y ये है। अकॉर्डिंग टू ग्रीन l/2, 0, b/2, क्योंकि x ऊपर वाला है बट लोकेशन वहीं पर रहेगा। समझा? Yes, sir. पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डजंट चेंज ड्यू टू इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्सेस से कोई चेंज नहीं आता। क्यों? इंटरनल फोर्सेस तो कैंसिल आउट हो जाते हैं ना न्यूटन थर्ड लॉ से, राइट? तो जो भी चेंज आएगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण आएगा? External forces. एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण आएगा। समझ में आई बात? Yes, sir. सेंटर ऑफ मास हमेशा लाई करेगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर, और अगर मल्टीपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री हैं तो उनके इंटरसेक्शन पे लाई करेगा। एज इन एक रिंग है तो रिंग के लिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये हो गई, एक ये भी हो गई, तो COM डायरेक्टली इसके इंटरसेक्शन पे लाई कर जाएगा। समझा? Yes, sir. दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l, तो ये रॉड है, इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री बीच में ये आ जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन आ गई, राइट? यूनिफॉर्म रेक्टेंगल दे रखा है तो दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ जाएंगी, एक तो ये और एक ये, तो उन दोनों के इंटरसेक्शन पे आ गया। समझा? Yes, sir. करो नोट डाउन बच्चों। सर कॉपी कर लेना अभी। हाँ हाँ, वही थर्ड पॉइंट दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे? हाँ सर।
नोट डाउन होती है, प्लीज लोअर योर हैंड। मोक्ष, आदित्य जल्दी करो बच्चों।
सर सबका हो गया। सर अगर कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म है तब भी उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे ही लाई करेगा क्या सेंटर ऑफ मास? नॉन यूनिफॉर्म है तो उसकी हाँ। एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे बताओगे? और अगर बता पा रहे हो तो लाई करेगा ही करेगा। ओके ठीक है। सर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है क्या सर, मतलब ऐसा कोई शेप टाइप जिसमें सेंटर ऑफ मास हम निकाल ही नहीं सकते? बहुत सारे। आप रोड पे चलते चलते कोई एक पत्थर उठा लोगे तो आप कहो सर कैलकुलेट करो, तो नहीं कर पाएंगे। कुछ ना कुछ पता होना चाहिए ना, और अगर पता है तो कर पाएंगे। एओएस गिरीश एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। सर हो गया। यस। हाँ दिशिता माइक ऑन करो बच्चे, करते हैं। यस सर। Center of mass of a system or object may or may not lie on the system or object. जरूरी नहीं है ऑब्जेक्ट पे लाई करे। रिंग है, रिंग का कहाँ लाई करेगा? बीच में लाई करेगा। यस सर। तो मतलब वो ऑब्जेक्ट पे तो लाई नहीं कर रहा। वही अगर मैं रेक्टेंगुलर प्लेट लूंगा तो ऑब्जेक्ट पे लाई कर रहा है, समझा? यस सर। नेक्स्ट, निकालते कैसे हैं? ठीक है, तो पॉइंट समझ लिया, अब निकालने की टेक्निक बता रहा हूँ। पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की
का केस देख रहे हैं, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट है उनका। पॉइंट ऑब्जेक्ट 1 m1 मास लोकेशन x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 एंड सो ऑन xn y and zn, राइट। Yes, sir. इनके कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग पोजीशन वेक्टर दे रखा है, r1 वेक्टर, r2 वेक्टर, rn वेक्टर। तो सिंपल टेक्निक है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास RCOM, m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 and so on divided by m1 plus m2 plus m3, सबका अपना अपना मास से मल्टीप्लाई करा दिया और एवरेज निकालने के लिए जैसे करते हैं ना टोटल मास से डिवाइड करा दिया, समझा। Yes, sir. क्योंकि r1 वेक्टर को x1 y1 z1 x2 y2 z2 ऐसे लिख सकते हैं i कैप j कैप k कैप में। तो RCOM कितना होगा, XCOM i कैप, YCOM j कैप, ZCOM k कैप। तो RCOM में जो m1 r1 m2 r2 m3 r3 आ रहा था, तो RCOM को लिख दिया XCOM i कैप, YCOM j कैप, ZCOM k कैप। ये हो जाएगा m1 x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप एंड सो ऑन, mn xn i कैप, yn j कैप, zn k कैप एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय दिस। तो और हमें पता है i कैप वालों को सिर्फ i कैप वालों के साथ ही कर सकते हैं, तो वहां से सॉल्व करेंगे तो XCOM कितना आएगा, m1 x1 plus m2 x2 m3 x3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 plus m2 plus m3 एंड सो ऑन। सिमिलरली YCOM आ जाएगा और सिमिलरली ZCOM आ जाएगा, समझा क्या? Yes, sir. Yes. करो नोट डाउन। सर जो अगला पेज में जो फिगर दिया है उसके हिसाब से m1 m2 और m3 तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट है ना? n पॉइंट ऑब्जेक्ट्स है ना। Okay, so it's like Okay. a system of points. लिखा तो है बच्चे, Oh, okay, sir. सिस्टम ऑफ n पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। Okay, sir. Sir, सबका एक आदित्य का रेट हैंड दिख रहा है बच्चे। वो के लिए
सर हो गया। वेद माइक ऑन करना। वेद, आपने डाउट पूछा, मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। एम ऑडिबल टू यू? आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चे। वेटेड एवरेज निकाला है। वेटेड एवरेज में वो करते हैं ना, हर मास का कितना कंट्रीब्यूशन है लोकेशन के साथ अपॉन टोटल मास, उस तरीके से निकाला है। किसी बच्चे ने माइक ऑन किया है, जल्दी। सर हाँ बोलो। सर आप फिर से बताइए। वेद, वेद बोल दो ना। जी सर। वेटेड एवरेज निकालते हैं ना कि भाई M1 मास R1 लोकेशन पे तो उसका कंट्रीब्यूशन, M2 मास R2 लोकेशन पे तो उसका कंट्रीब्यूशन, समझ रहे हो? उस तरीके से। नहीं क्लियर है ना?
sure, next page please. हो गया सर. हाँ बच्चे. ओके, जहां तक क्लियर है Yes. तो क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी. सर 4 kg वाला ओरिजिन पर है या वो भी 1 मीटर दूर है ओरिजिन से? रीजन पर है ना, 0,0 लिखा तो है बच्चे.
लास्ट 30 सेकेंड्स। ओके, मास 1 kg वाई एक्सिस पर है, 3 kg एक्स एक्सिस पे और 2 kg यहाँ पर है। 1 kg के कोऑर्डिनेट 0,1, 2 kg के 1,1, 3 kg के 1,0, 4 kg के 0,0। तो फॉर्मूले में डाल देंगे तो x आ जाएगा 0.5, y आ जाएगा 0.3। तो आंसर ये हो जाएगा। समझा क्या? Yes, sir. किसी बच्चे को नोट डाउन करना है क्या? ये भी नोट डाउन करना है, जल्दी करो यार। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये भी नोट डाउन करना पड़े, जल्दी करो, ये तो बेसिक सा सवाल है। सर अगर एक मास नेगेटिव साइड में है तो उसका तो उसके like, कोऑर्डिनेट्स minus नेगेटिव में डालना। हाँ, तो उसके रेडियस कोऑर्डिनेट हो नेगेटिव। जाएगा ना। हाँ, जो भी होगा हो जाएगा, क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम क्या है उसमें? ओके सर। तो एक स्क्वायर जिसके डायगोनल्स ओरिजिन पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसका सेंटर ऑफ मास 0 रहेगा। आपने पहले ही कह दिया ना, डायगोनल ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ गई ना वहां पे। यस सर। सर हो गया। करो सॉल्व। सर जो सेकेंड क्वाड्रेंट में है उसका मास 3 kg है ना सर? दिख नहीं रहा क्या बच्चे? एक सेकंड, क्लियर लिखूं।
सही है शशांक। टू कॉमा 37 दैट इज द करेक्ट आंसर। दिशिता सही है आपका। लास्ट 20 सेकंड्स। ओके दिशिता माइक ऑन करना बच्चे। Yes, sir. 1 kg ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? अच्छा क्वेश्चन सॉरी मैंने पढ़ा नहीं। 1 kg ऑब्जेक्ट कहाँ रखें कि हमारा सेंटर ऑफ मास कहाँ लाया करे? ओरिजिन पे। तो लेट्स से 1 kg ऑब्जेक्ट को हम लिख दें x, y पर। Yes, sir. तो एक्सियम y एक्सियम 0,0 आ जाएगा। तो एक्सियम इज m1 x1 plus m2 x2 and so on divided by this। तो 0 is 2 into 1 6 into 3 4 into -4 3 into -2 1 into x। तो न्यूमरेटर ही 0 कर दो। न्यूमरेटर को 0 किया तो x की वैल्यू 2 आ गई। सेम वे में y एक्सियम को 0 किया तो उसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू 37 आ गई। समझा क्या? Yes. किसी को नोट डाउन करना है? I cannot see any hands। सर किसी को x नोट -2 आ रहा है। यस सर मुझे भी। सर मुझे x -2 आ रहा था। तो गलत आ रहा है आपको। सॉल्व कर लो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। सर अगर हम x को LHS से RHS लाएंगे तो -x होगा ना? आदित्य थोड़ी बुद्धि लगाओगे तो भी तो काम चलेगा ना। -16 इंटू -6 -22 होता है ना और ये 20 है। यस सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेज हैंड करो बच्चों।
आंसर इज m1 d by m2. m1 d by m2. Last 30 seconds. Okay. दिशिता माइक ऑन करना बच्चे. Yes, sir. हमने मान लिया सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन पे मान लिया. Yes, sir. m1 x1 डिस्टेंस पर है, m2 x2 डिस्टेंस पर है, राइट लेफ्ट. Yes, तो sir. 0 इज m1 minus x1 plus m2 x2 by m1 plus m2. Yes, sir. तो यहाँ से m1 x1 equals to m2 x2 आ गया, इक्वेशन नंबर 1. Yes, sir. बाद में क्या क्या रखा है, d से शिफ्ट हुआ, तो बाद में x1 minus d हो गया Yes, sir. ओरिजिन से. सेंटर ऑफ मास अभी भी ओरिजिन पे रहेगा. मान लो ये d डैश से शिफ्ट हुआ है, तो इसकी लोकेशन कितनी हो गई, x2 minus d डैश हो गई. m1 माइनस टाइम्स ऑफ x1 minus d प्लस m2 x2 minus d डैश. ये d डैश ही निकालना है, इज इक्वल्स टू 0. Yes, sir. तो माइनस है m1 x1 प्लस m2 d डैश प्लस m2 x2 माइनस m2 d डैश इज 0. Yes, तो sir. सॉल्व करेंगे तो d डैश की वैल्यू आ गई m1 d by m2. ठीक है. अब एक चीज समझना, इसका एक ऑल्टरनेट तरीका है जो सबसे अच्छा तरीका है, उसको समझना बहुत जरूरी है. XUM इज m1 x1 प्लस m2 x2. अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं या पार्शियल डिफरेंशिएट करूं, तो क्योंकि COM की लोकेशन तो फिक्स है, तो ये तो 0 हो जाएगा. ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई 1 बाय दिस बाहर, तो सिर्फ अंदर वाले का डिफरेंशिएशन. अब dx1 इज चेंज इन x1. चेंज इन x1 कितना है, d, राइट. और चेंज इन x2 हमें निकालना है, तो चेंज इन x2 कितना आ गया, माइनस m1 d बाय m2. नेगेटिव का क्या मतलब है, शिफ्ट ऑफ इन पोजीशन ऑफ m2 इज ऑपोजिट टू शिफ्ट ऑफ m1. अगर m1 राइट में शिफ्ट हुआ है तो m2 लेफ्ट में शिफ्ट होगा, जैसा कि हमारे फिगर में भी था. ये राइट में हुआ तो हमारे लेफ्ट में आ रहा था, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी. तो बेस्ट टेक्निक यही है कि भाई m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 को 0 कर दो, क्योंकि डेल्टा XUM 0 है, चेंज इन पोजीशन. समझा क्या, डेल्टा लिखो या डेल लिखो एक ही बात है. Yes, sir. तो ये m1 d by m2 टुवर्ड्स CUM. तो मैं चाहूंगा आप ऑल्टरनेट मेथड लिखो. पहला वाला मेथड लिखना है क्या किसी को, रेज हैंड कर देना अगर किसी को. सर मैंने थोड़ा अलग किया है. हम्म. सर मैंने मतलब कि ओरिजिन नहीं माना, बस मतलब आप कुछ मान लोगे ना, देखो ओरिजिन मान लोगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी. मुझे 3 स्टेप में ही आंसर आ गया. क्या किया आपने, सर मैंने जो x कॉम है उसको m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2 ले लिया. एंड यही सेम चीज इक्वल है m1 इंटू x1 प्लस b प्लस m2 इंटू x2 प्लस a मान लिया मैंने बाय m1 प्लस m2, एंड दोनों इक्वल है और बाकी सारे वैल्यूज कट जाएंगे. तो सर हमें लास्ट में m1 d इज इक्वल टू माइनस m2 a ही मिलेगा. वही वही मैंने भी वही किया है. सही कह रहे हो. ओके सर. नेक्स्ट पेज दिखा दो.
सर सबका हो गया। सर ऐसे क्वेश्चंस में आप पार्शियल डिफरेंशिएशन वाले मेथड रिकमेंड करोगे ना सर? हाँ, हो गया सर।
निमेश सिर्फ आपका ही वेट हो रहा है। ओके Yes, sir. अच्छा, अब सुनना बच्चे, दिशिता, ये मैं बुकलेट भेज दूंगा, ये क्वेश्चंस मैं नहीं करा रहा हूँ, ये आपकी बुकलेट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो जो होमवर्क में दूंगा वो आप करके रखना, ठीक है? Yes, sir. अब मैं आगे पढ़ा रहा हूँ नोट्स में। नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस मास ऑब्जेक्ट्स। अभी तुमने पॉइंट मास ऑब्जेक्ट्स के लिए निकाला था ना? Yes, sir. एन आर्बिट्री शेप ऑब्जेक्ट जिसका मास m गिवन है एंड दिस मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल बॉडी, ठीक है? अब ये डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से किया जा सकता है। कैसे कैसे? एक होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हर छोटे से छोटे एलिमेंट का सेम होगा मास, Yes, sir. और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे हर एलिमेंट का सेम नहीं होगा। अभी के लिए हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर करेंगे, फिर बाद में नॉन यूनिफॉर्म भी करेंगे, ठीक है? Yes, So sir. continuous mass object can be treated as combination of infinite point mass. ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ऐसा समझ सकता हूँ dm 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 ऐसे बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट रखे हुए, Yes, sir. राइट? तो सबके लिए वही m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 एंड सो ऑन करते जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए, Yes, sir. राइट? तो ये चीज बता रखिए, m1 r1 plus m2 r2। अब क्योंकि बहुत छोटा मास है तो एडिशन इज नथिंग बट इंटीग्रेशन, तो RDM एक किसी एलिमेंट का निकालो और सारे एलिमेंट्स के लिए इंटीग्रेट करा दो बाय इंटीग्रेशन ऑफ DM। डिनोमिनेटर में तो टोटल मास ही आएगा, Yes, sir. राइट? कोई डाउट? No, sir. सिमिलरली एक्सियम निकालना है तो इंटीग्रेशन XDM बाय DM, YCM YDM बाय DM और ZCM इंटीग्रेशन ZDM बाय DM। चलो करो नोट डाउन।
Sir, next page, please. वेदांक, आपने रेज हैंड क्यों नहीं किया था? अभी भी आपने रेज हैंड नहीं कर रखा। माइक ऑन करके बताओ कब तक प्रीवियस पेज लिखना है। हो गया
सर स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो गई। हाँ दिशिता बच्चे माइक ऑन करना। Yes, sir. अब अपन इसमें क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने से पहले 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मास ऑन इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंगली। एज इन, अगर ऑब्जेक्ट हमारा वन डायमेंशनल है, वन डायमेंशनल मतलब लेंथ पे मास डिस्ट्रीब्यूट होगा। रॉड हो गया, रिंग में भी बच्चों अगर आप देखोगे तो सर्कमफ्रेंस भी होता है, Yes, sir. तो वो भी वन डायमेंशनल ही है मेरे लिए कि यार मास जो भी होगा वो बाउंड्री पर ही आएगा केवल, राइट? Yes. Yes, sir. ओके, तो मास ऑन इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग इट्स लेंथ एंड इफ रॉड इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म रॉड है तो मास पर यूनिट लेंथ हो जाएगा आपका m बाय लैम्डा, जो कि क्या हो Yes, sir. जाएगा? कांस्टेंट। समझा? Yes, sir. ऑब्जेक्ट्स कैन बी टू डायमेंशनल, डिस्क, प्लेट एक्सेट्रा। तो ऐसी जगह मास कहाँ होगा? पूरे सरफेस पे डिवाइड होगा, तो मास विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस। यूनिफॉर्म अगर ऑब्जेक्ट है तो मास पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, जिसको सिग्मा कहते हैं। मास पर यूनिट लेंथ को लैम्डा कहते हैं, मास पर यूनिट एरिया को सिग्मा कहते हैं। हॉलो सिलेंडर हो गया, हॉलो स्फीयर हो गया, वहां पे भी क्या होगा? सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। या फिर अगर 3D ऑब्जेक्ट है तो उनके लिए क्या आएगा? वॉल्यूम में डिवाइड होगा। सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, तो आएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम, रो। ओके, Yes, sir. ठीक है। फिर उसके बाद अपन कैसे निकालते हैं वो अपन देखेंगे। ये नोट डाउन करो बच्चों।
Sir, done. सर M/A को सिग्मा लिखा है ना गेस? श्रेयस आपका ही वेट हो रहा है। सर डाउट है। बोलो।
सर m/v के सिंबल को क्या बोलते हैं? रो। ओके सर। सर m/v के सिंबल को आपने क्या बोला सर? म्यू। रो RHO। ओके सर। तो डेंसिटी का ही सिंबल हो गया ना सेम। यहाँ पे डेंसिटी। श्रवण आपका ही वेट होता है। ओके, दिशिता माइक ऑन करना बच्चे। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r। सेमी सर्कुलर रिंग है तो मास तो सिर्फ बाउंड्री पर ही होगा। मास ऑफ रिंग or semicircular ring lie along its length, that is perimeter. Hence element must be considered on perimeter. तो मैंने क्या किया, थीटा एंगल पे d थीटा थिकनेस कंसीडर करी, तो ये कितना हो गया, r d थीटा हो गया। Yes, sir. लेंथ ऑफ एलिमेंट, इसका y कोऑर्डिनेट हो गया r sin थीटा और x कोऑर्डिनेट हो गया r cos थीटा। तो लेंथ ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग कितना होता है, पाई r, एंड इसका मास कितना दे रखा है m, तो मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा, M by pi r. m by l, that is m by pi r। अब लेंथ ऑफ एलिमेंट इज r d थीटा, तो मास ऑफ एलिमेंट dm लिया, तो dm कितना होगा, मास ऑफ लेंथ r d थीटा। तो मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ एलिमेंट विल गिव यू dm। Yes, sir. तो dm की वैल्यू कितनी आ गई, m by pi d थीटा, राइट। Yes, sir. फ्रॉम फिगर x कोऑर्डिनेट इज r cos थीटा एंड y कोऑर्डिनेट इज r sin थीटा। तो xum इज इंटीग्रेशन x dm बाय इंटीग्रेशन dm। तो r cos थीटा m by pi d थीटा बाय m। तो जो भी कांस्टेंट है mr बाहर, डिनोमिनेटर में pi m बाहर, cos थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन। तो सॉल्व करेंगे तो r बाय पाई cos थीटा का sin थीटा आता है, और इंटीग्रेट करेंगे 0 से 180, राइट। 0 से 180 क्यों, यहां से लेकर यहां तक, करेक्ट। Yes, sir. कितना आ जाएगा, r बाय पाई sin 180 माइनस sin 0, 0 ही आ जाएगा, आना भी चाहिए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या ये है ना, Yes, sir. राइट। y कोऑर्डिनेट के लिए निकालेंगे y dm बाय dm, r sin थीटा m बाय पाई d थीटा बाय m। तो mr बाय पाई m बाहर, sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा, माइनस साइन बाहर ले लिया, cos थीटा, 0 से 180, तो cos 180 माइनस cos 0, तो ये -2 आ जाएगा, और ये माइनस r बाय पाई, तो ये 2r बाय पाई आ गया। Yes, sir. तो आंसर आ गया 0,2r बाय पाई। क्लियर है क्या? Yes, sir. We can directly say xum is 0 because y axis is axis of symmetry. क्लियर है? Yes, sir. पेज नंबर 33 तक कॉपी करके रखना है, मैं नोट्स भेज रहा हूँ, मीटिंग मत छोड़ना। एक चीज बता रहा हूँ जो अभी आपको करके रखनी है, COM की बुकलेट। बच्चे, Yes, sir. हमें जो सॉल्व करके रखना है, ये तो हमने किया नहीं ना, हाँ, ये वाला पार्ट किया। पेज नंबर 74 इन चैप्टर एक्सरसाइज 1, पेज 74, ठीक है? Yes, sir. ये पूरी करके रखनी है। इसमें कितने क्वेश्चन है? 7 क्वेश्चन है, ठीक है? इसके आंसर की एंड में दे रखी है, नेक्स्ट लेक्चर तक करके रखना है। ओके बच्चों? जी सर।
Yes, sir. चलो नोट्स वगैरह मैं ग्रुप पे भेज रहा हूँ, पेज Thank नंबर you so 33 much. पे कॉपी करके रखना है। ओके Thank you, sir. Thank you, sir. ओके चलो बाय बच्चों।